चलिए अब नई शुरुआत में शुरुआत होगी नए कंसेप्ट के साथ, और नया कंसेप्ट होगा कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ये हम क्यों बता रहे हैं? सवाल ये उठता है कि अभी हम कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीजें आगे हम अब यूज करेंगे, और जिसके ये कंसेप्ट वीक हैं, जिसके 11th या वर्क पावर एनर्जी कंसेप्ट वीक है, उसके पास एक चांस है, और सबके पास एक चांस है इनफैक्ट रिकैप करने का इन पॉइंट्स को, क्योंकि इनका हम बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव यूज करेंगे। तो बहुत ज़्यादा यूजफुल पॉइंट्स हैं जिन पर हम अभी फोकस करेंगे, राइट। चलिए, तो सबसे पहले कंजर्वेटिव फोर्स की बात की जाए। सबको पता है कंजर्वेटिव का मतलब ऐसे फोर्स जिनका वर्क डन सिर्फ किस पर डिपेंड करता है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। किस बात पर डिपेंड नहीं करता है? इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि वो पोजीशन हम किस पाथ के थ्रू लाते हैं, पाथ से इंडिपेंडेंट होता है, पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। फिर राउंड ट्रिप में वर्क डन कितना होता है? राउंड ट्रिप में वर्क डन इज 0। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस on a particle in a round trip is 0. एग्जाम्पल, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। पर अब हमारा फोकस, पूरी स्पॉटलाइट किस पर है? अब हमारी पूरी स्पॉटलाइट तो इस पर है। किस पर है स्पॉटलाइट? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर। 3 पॉइंट्स है, 1 मिनट का टाइम है, नोट करना शुरू कर दो। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नोट करते जाना है ना, कि स्क्रीन पे जो दिख रहा है बस नोट करते जाओ। साथ में ये सारे पॉइंट्स आप रिवाइज भी कर रहे हो, ये सारे पॉइंट्स आप याद भी करते जा रहे हो। इनका आपको सिग्निफिकेंस, रेलेवेंस, इंपॉर्टेंस भी समझ में आते जाना चाहिए। आगे यूज होगा ये सब कुछ, अभी थोड़ी देर में हम यूज करना शुरू करेंगे, है ना। तो ये सारे पॉइंट्स हमारे लिए सिग्निफिकेंट पॉइंट्स हैं। चलिए, अब ये नोट करने के बाद अब हम बात करेंगे नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस सबको पता है, वो फोर्स जिनका वर्क डन न सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करे, बल्कि इस बात पर भी डिपेंड करे कि वो हम किस पाथ के थ्रू ऑब्टेन करते हैं। और ऐसे फोर्सेस को हम बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। राउंड ट्रिप में इनका वर्क डन होता है नॉन जीरो। वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस ऑन अ पार्टिकल इन अ राउंड ट्रिप इज नॉन जीरो। एग्जाम्पल, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन।
ये टाइपिंग एरर है, इसको सही कर देना। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। चलिए अब आगे, आपको पता है कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हम किसके लिए डिफाइन करते हैं, आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी 11th में, कि पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट कंजर्वेटिव फोर्स के करस्पॉन्डिंग डिफाइन होता है। एग्जांपल, स्प्रिंग फोर्स है तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव है तो फ्रिक्शन की कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं डिफाइन होती है। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस के अगेंस्ट जो हम वर्क डन करते हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस के अगेंस्ट जो हम वर्क डन करते हैं, वो कहाँ जाता है बताओ जरा। वो गायब नहीं होता है, वो कहीं स्टोर होता है। कहाँ स्टोर होता है? वो सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होता है। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ ये सारे बेसिक कंसेप्ट आपने 11 में पढ़े हैं। जस्ट ठीक है, आपको याद दिला दूं, कंसेप्ट आपको इमेजिन होते होंगे क्योंकि अब इसी का यूज होना है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को कैसे डिफाइन करते हैं? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज आइदर डिफाइंड एज द नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स के वर्क डन का नेगेटिव याद आ रही है डेफिनेशन? या फिर पॉजिटिव वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्सेस इन मूविंग द पार्टिकल स्लोली। बिल्कुल स्टैंडर्ड 11th क्लास वाली आपकी डेफिनेशन, जिसको मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगा। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के दो फॉर्मूले। पहला क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। और change in potential energy can also be defined as the positive work done by external force without changing the kinetic energy of the system। ये दो अलग अलग डेफिनेशंस हैं। किसी को इसमें डाउट हो तो बता देना, बाकी लोग नोट करना शुरू कर देना। बस बाद में साइन को लेकर कंफ्यूज मत हो ना, कि यहाँ पॉजिटिव क्यों आया, वहाँ नेगेटिव क्यों आया। चलो ये भी बता देंगे, जिन लोगों को डाउट आ रहा है, जिन लोगों का मैसेज आ रहा है, डाउट आ रहा है कि उनको याद अच्छे से नहीं आ रहा है, ये मैं 1 मिनट का क्रैश कोर्स लेकर आपको ये बता दूंगा कि ये फॉर्मूला वंस एंड फॉर ऑल, मैं ये फॉर्मूला आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा 1 मिनट के क्रैश कोर्स में, कि ये क्यों आता है, कैसे आता है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है, सिग्निफिकेंस क्या होता है, रेलेवेंस क्या होता है, सब बता देंगे हम। चलिए, नोट कर चुके हो? अब आगे, इससे पहले कि हम इसका फॉर्मूला डिराइव करें पोटेंशियल एनर्जी का, पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि जो स्टोरी चलती है पोटेंशियल एनर्जी की, ये होती क्या है। क्योंकि काफी लोगों को तो मेरे को लग रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी की स्टोरी में कंफ्यूजन रहता है। इसको अपन समझते हैं। देखो,
ये हम अप्रोक्सीमेटली 1-2 मिनट का क्रैश कोर्स कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी और कंजर्वेटिव फोर्स के कंसेप्ट पर। 1 मिनट में आपको पूरी स्टोरी समझ में आ जाएगी। सपोज एक ब्लॉक है, ये यहाँ रखा हुआ है, हैवी ब्लॉक है, यहाँ रखा हुआ है m मास का, यहीं रखा रहेगा। पर सपोज मैं आता हूँ, ये यहाँ क्यों रखा हुआ है, पता है, इसको ग्रेविटी नीचे पुल करके रख रहा है। पर सपोज मैं आता हूँ, मैं इसको उठाना चाहता हूँ, इसको ऊपर लिफ्ट करना चाहता हूँ। तो मैं अगर इसको ऊपर लिफ्ट करना चाहता हूँ तो मुझे एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। मुझे क्या लगाना पड़ेगा? मुझे एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। किसके अगेंस्ट लगाना पड़ेगा? क्यों लगाना पड़ रहा है? ग्रेविटी के अगेंस्ट लगाना पड़ रहा है। ग्रेविटी कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है। अब मुझे बताओ, मैंने बहुत मेहनत करी और बहुत मेहनत करके मैंने अपनी एनर्जी लगाई, और मैंने अपनी एनर्जी लगाकर इस ब्लॉक को उठाकर यहाँ से यहाँ ले आया, तो मुझे वर्क करना पड़ा। मुझे वर्क करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा? इसको ए से बी लाने में, ब्लॉक को ए से बी लाने में मुझे वर्क करना पड़ा। ठीक है, मैं मतलब एक्सटर्नल फोर्स है ना, मैं मतलब वो अमरीन बाहुबली वाला डायलॉग नहीं बोल रहा हूँ। मैं मतलब कौन? मैं मतलब एक्सटर्नल फोर्स है ना। वरना पता चला मैं मतलब अमरीन बाहुबली वहां पर अपनी पैंट पटकने लग गए है ना टेबल पर, तो वो वाला केस नहीं है। हम ये बोल रहे हैं मैंने फोर्स लगाया, मैं मतलब कौन? वो याद है वो मूवी का सीन? मूवी देखते हो? हाँ, ये सब चीजें याद रहती है ना, ये सब चीजें याद रख लेते हो। एक एक पॉइंट पर याद है कि कब वो डायलॉग आया था, और वो महेंद्र बाहुबली, अमरीन बाहुबली जो भी था उसने क्या बोला था, सब याद है। और 11th में वो मूवी आई थी 4-5 साल पहले है ना, और 11th का पोटेंशियल एनर्जी याद नहीं होगा। चलो देखो, स्टोरी बिल्कुल सिंपल है। ब्लॉक को उठाना है ए से बी तक। ब्लॉक को ए से बी तक उठाने के लिए मुझे मतलब एक्सटर्नल फोर्स को वर्क करना पड़ रहा है। बताओ, मैं जो वर्क कर रहा हूँ, क्या वो वर्क परमानेंटली लूज हो गया है? क्या वो वर्क परमानेंटली गायब हो गया? नहीं। जो मैंने वर्क करा वो वर्क इसके पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गया। जैसे सिंपल एग्जांपल देखो, सपोज अब जैसे हमारे पास कोई बुक है, जैसे रैंडमली अब ये बुक है हमारे पास, ये बुक यहाँ रखी हुई है, ठीक है, ये बुक यहाँ रखी हुई है। अब बताओ, ये बुक तो यहीं रहेगी, पर अगर मैं इस पे वर्क करता हूँ, ये देखो मैंने इस पे वर्क करा, अगर मैंने इस बुक पे वर्क करा तो बताओ क्या होगा? मैंने इस बुक पे वर्क करा तो मेरे वर्क करने से क्या हो रहा है? इसका कन्फिग्रेशन चेंज हो रहा है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। तो क्या मैं ऐसा बोल दूं कि वर्क डन, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब यू बी माइनस यू ए, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट मैंने जितना वर्क करा है वो उसके पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाने में जा रहा है। कितनी सिंपल डेफिनेशन थी बताओ? ठीक है, पर ध्यान रहे, दिस वर्क डन हैज टू बी डन वेरी स्लोली। वेरी स्लोली से हमारा मतलब है कि बहुत धीरे धीरे उठाओ, क्योंकि अगर आप तेजी से उठा रहे हो तो आप उसको दो एनर्जी दे रहे हो। देखो, अगर मैं उसको तेजी से उठा रहा हूँ तो मैं न सिर्फ उसको पोटेंशियल एनर्जी दे रहा हूँ, बल्कि मैं ज्यादा काम कर रहा हूँ, जितनी मुझे जरूरत नहीं उससे भी ज्यादा काम कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, उसको पोटेंशियल एनर्जी के साथ काइनेटिक एनर्जी भी दे रहा हूँ। ठीक है, तो फिर उस केस में क्या होगा? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। पर अगर मैं बहुत स्लोली लिफ्ट करूंगा तो क्या होगा? स्लोली लिफ्ट करने पर चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी तो मैं दे ही नहीं रहा हूँ। मैं जो वर्क कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाने के लिए कर रहा हूँ। तो इसीलिए पहली डेफिनेशन ऐसे लिखते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स विदाउट चेंजिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। ये रीजन होता है इसको लिखने का। दूसरी डेफिनेशन आपको ऐसे समझ में आ जाएगा। ये वर्क मैंने किसके अगेंस्ट करा है? ये वर्क मैंने किसके अगेंस्ट करा है? कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट करा है। अगेंस्ट करने का समझ आ रहा है? अगेंस्ट करने का मतलब ग्रेविटी खींच रहा है नीचे, और मैं उसको ले जा रहा हूँ ऊपर। तो मैं कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये दोनों वर्क एक दूसरे के नेगेटिव होंगे, और नेगेटिव होने का मतलब नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स भी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। ये दोनों वर्क एक दूसरे के नेगेटिव आएंगे। ठीक है, फिर भी नहीं समझ में आया, मान लो नहीं आया समझ में, कभी हो सकता है। अब मुझे बताओ सिंपल सी बात, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना है इस डायग्राम में? बताओ। mgh, पढ़ते ही हो बचपन से, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी mgh। दूसरा पॉइंट, मुझे बताओ ग्रेविटी का वर्क डन कितना होगा? ग्रेविटी लग रहा है नीचे, ग्रेविटी लग रहा है नीचे और हाइट जा रहा है वो ऊपर। बताओ वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा? फोर्स नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, आपको पता है नेगेटिव साइन आएगा। देखो जरा,
एक दूसरे के नेगेटिव आ रहे हैं, वही लिखा है मैंने, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज द नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो ध्यान रहे, स्टोरी एंड हो चुकी है, याद हो जाना चाहिए इतनी देर में, याद कर लो इतनी देर में। कोई आपसे पूछता है, आपके घर पे मेहमान आ रहे हैं मान लो, अभी तो खैर कोई आता नहीं होगा आपके घर पे मेहमान वगैरह, पर मेहमानों का भरोसा नहीं है, मेहमानों का भरोसा नहीं है, वो कभी भी, हाँ कभी भी बिना बताए कैसे भी आ सकते हैं। ठीक है, मान लो आपके घर पे मेहमान आ गए तो आपकी तैयारियां पूरी होनी चाहिए, बिल्कुल। तैयारियां पूरी क्या होनी चाहिए बताओ? आते से ही शर्मा जी वर्मा जी आते से आपके घर में सबसे पहले आपसे सवाल पूछेंगे, बेटा क्या करते हो, है ना? सबसे बड़ा सवाल ये होता है, बेटा क्या करते हो? आप बोलोगे जेई की प्रिपरेशन करते हो, तो एकदम से वो क्या करेंगे आपसे, एकदम से ना एक क्वेश्चन आपको पूछ लेंगे आपसे। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेंगे, बताओ बेटा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है ना? क्या जवाब दोगे बताओ आप? बिल्कुल कूल काम और कंपोज माइंड के साथ, जैसे अभी मैंने आपको समझाया, बिल्कुल कूल काम और कंपोज माइंड के साथ आपको उन्हें रिप्लाई करना है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैन आइदर बी डिफाइंड एज, change in potential energy can either be defined as the negative of the work done by conservative force or positive work done by external force in bringing the particle from initial to final position very slowly without changing its kinetic energy। बस ये आपको उन्हें बताना है और वो इम्प्रेस हो जाएंगे। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर हो रहा है? दो डेफिनेशन बतानी है, या तो कंजर्वेटिव फोर्स के वर्क डन का नेगेटिव, कंजर्वेटिव फोर्स के वर्क डन का नेगेटिव, या फिर एक्सटर्नल वर्क डन के इक्वल, या तो पॉजिटिव वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स या फिर नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। और इसी को अपने को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अप्लाई करना है। चलो अब इसको अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। अरे यार अप्लाई भी क्यों करें, एक काम करो ना, घर से फ्री रहते हो ना, कुछ काम तो रहता नहीं आप लोगों के पास है, दिन भर फ्री बैठे रहते हो। नहीं यहाँ पर बताना पड़ेगा, ये एक्चुअली क्या है ना, इसमें रेफरेंस पॉइंट वगैरह आएंगे, खुद से पढ़ोगे कंफ्यूजन हो सकता है। हम सोचे थे डेरिवेशन होमवर्क देने का, बट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें इस डेरिवेशन में आपको बताने पड़ेंगे। तो देखो इसको अपन समझते हैं क्लास में ही। सपोज यहाँ एक चार्ज है क्यू जो अपनी जगह पे फिक्स्ड है, ये है Q1 जो अपनी जगह पर फिक्स्ड है। ठीक है, ये क्या है, फिक्स्ड है। और यहाँ पर दो पॉइंट्स हैं, ए और बी। मैंने आपको एक छोटा सा काम दिया, काम क्या दिया मैं बता देता हूँ। काम ये दिया कि एक चार्ज था जो कि इनिशियली, एक चार्ज था Q2 जो कि इनिशियली यहाँ था, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है। क्या है, इनिशियल पोजीशन। कितने डिस्टेंस पर था इनिशियली? इनिशियली इट वाज एट अ डिस्टेंस ऑफ R1। ये इसकी इनिशियल पोजीशन यहाँ रखा हुआ था। आपसे कहा कि एक काम करो यार, ये चार्ज इधर नहीं रखना है, इसको अपने को उठाकर इधर रख के आना है। ठीक है, तो इसका मतलब आपको चार्ज को उठा के उसके फाइनल पोजीशन पे रख के आना है। ठीक, चलो यहाँ तक की स्टोरी तो क्लियर है ना? R1 डिस्टेंस पर था, वो R2 डिस्टेंस पर लेकर आना है, बता दो, ये तो क्लियर है ना? ठीक है, अब आप जाते हो, उठाते हो R1 से और धीरे धीरे चलना शुरू करते हो। ऐसे करोगे ना, यहाँ पे ऐसे इमेजिन करो कि एक चार्ज रखा हुआ है अंदर, यहाँ अंदर देखो आपको एक चार्ज दिखाई दे रहा है, ये चार्ज दिखाई दे रहा है, और इस चार्ज को आपको उठाकर, ये +Q2 चार्ज है, इसको उठाकर यहाँ ला के रखना है। तो आप क्या करोगे, धीरे धीरे इसको उठाओगे, उठाकर वॉक करना शुरू करोगे, वॉक करते करते आप यहाँ तक आ गए। ये देखो आपके हाथ में चार्ज भी है, कितना चार्ज है, ये Q2 है ना? हटाओ इसको, अभी ये Q2 देखो सिर्फ, कितने डिस्टेंस पर हो आप अभी एट प्रेजेंट, ध्यान रखना, अभी एट प्रेजेंट आप डिस्टेंस पर हो R1, सॉरी R डिस्टेंस पर हो, मैं यहाँ से मार्क करता हूँ। अभी एट प्रेजेंट आप कितने डिस्टेंस पर हो, जर्नल डिस्टेंस पर हो R। और अगले इंस्टेंट पर आप क्या करोगे,
एक छोटा सा स्टेप और लोगे आगे, छोटा सा स्टेप लोगे ना, छोटा सा स्टेप लोगे, यहाँ आ जाओगे। ऐसे ही छोटे छोटे स्टेप लेकर ही जर्नी कवर होती है भैया। तो छोटा सा स्टेप लेकर आप यहाँ आ जाते हो, Q2 को लेकर आप यहाँ आ गए। कितना आगे गए बताओ, आपको पता है ना पूरा मैथ्स। R पर dr डिस्टेंस आप आगे गए। जरा मुझे बताओ, इस चार्ज पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहाँ लगेगा? बाय डिफॉल्ट अगर ये दोनों सेम साइन के चार्ज है तो रिपल्सिव लगेगा, रिपल्सिव लगेगा। रिपल्सिव कितना लगेगा? एफ ई लिख देता हूँ मैं इसको, एफ ई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। अब मुझे बताओ इस पूरे प्रोसेस में डिफरेंशियल वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा? क्या मैं इसको कंजर्वेटिव लिख दूँ? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव, तो डिफरेंशियल वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, फोर्स भी आगे डिस्प्लेसमेंट भी आगे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हमें पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है k q1 q2 बाय आर स्क्वायर डी आर। ठीक है, हमें पता है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स k q1 q2 बाय आर स्क्वायर होता है। वर्क डन उसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो वर्क डन तो कितना होगा? F इंटू एक्स। चलो, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे वर्क कर रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बताओ कंप्लीट वर्क डन कैसे फाइंड करेंगे? स्मॉल स्मॉल वर्क डन मिलाते जाएंगे, लार्ज वर्क डन बनाते जाएंगे। ठीक है, स्मॉल स्मॉल वर्क डन मिलाते जाओ, लार्ज वर्क डन बनाते जाओ। समझ में आ रहा है? DW1 DW2 DW3 DW4, ऐसे बहुत सारे वर्क डन होंगे, सबका एडिशन। चलो इसको इंटीग्रेट करते हैं। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स k q1 q2 बाय आर स्क्वायर डी आर का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा? इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक। इसको इंटीग्रेट करना आता है? इसको इंटीग्रेट करना आता है सबको? यहाँ कर रहा हूँ इसको इंटीग्रेट। कांस्टेंट बाहर आएगा, ये हो जाएगा आर की पावर -2। आर की पावर -2 का इंटीग्रेशन याद है? आर की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, एक्स की पावर n का इंटीग्रेशन -1 बाय आर। शाबाश, -1 बाय आर। गुड, आता है इंटीग्रेशन सबको। R1 से R2 लिमिट रख दो। लिमिट रखने पर क्या आएगा? लिमिट रखने पर इधर ही रख देते हैं, k q1 q2 1 बाय R1 -1 बाय R2। नेगेटिव साइन था क्योंकि यहाँ पर, तो ऐसा हो गया। अच्छा अब ये बताओ, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखूँ मैं? या इसको U2 माइनस U1 लिख देते हैं ना, U2 माइनस U1। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज द नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन का नेगेटिव, नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो देखो क्या आ रहा है ये, k q1 q2 1 बाय R2 -1 बाय R1। भैया ये एक्सप्रेशन जो है ना, बड़े काम की चीज है। ये एक्सप्रेशन बड़े काम की चीज है। पहले तो सिर्फ अपन यहाँ एक सेकंड के लिए रुकेंगे। स्टोरी अभी आगे भी चलेगी क्योंकि स्टोरी खत्म नहीं हुई है, स्टोरी आगे भी चलेगी, पर पहले अपन यहाँ रुकेंगे, देखेंगे अपने को क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा। अभी रुको, अगर ये क्लियर है, आर की पावर 2 कहाँ से आएगा? नहीं नहीं, नोट मत करो, अभी रुक जाओ, अभी नोट मत करो, अभी कोई नोट नहीं करेगा, अभी किसी को नोट नहीं करना है, अभी रुक जाओ, समझो, कोई नोट नहीं करेगा। ये सब सही करा है हमने, जो करा है वो सही करा है। आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन, या आर स्क्वायर था उसका इंटीग्रेशन, यही होता है, ये आएगा। अब सुनो होता क्या है। होता ये है कि आपको याद है आपने 11 में पढ़ा था कि पोटेंशियल एनर्जी एक रिलेटिव कंसेप्ट होता है, उसके लिए एक रेफरेंस डिसाइड किया जाता है, रेफरेंस लेना पड़ता है। रेफरेंस का मतलब किस रेफरेंस पर आप जीरो पोटेंशियल एनर्जी मान रहे हो। क्योंकि जैसे एग्जांपल अभी मान लो ये बुक है, ये अभी मैंने यहाँ रखी है, मैं इसको भी जीरो रेफरेंस मान सकता हूँ। ये जीरो रेफरेंस मानने का मतलब क्या है? ये जीरो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। अगर मैं इसको जीरो रेफरेंस मानता हूँ तो ये जीरो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, राइट। हो सकता है कि मैं ग्राउंड को जीरो रेफरेंस मान रखा हो। तो सेम केस यहाँ पर भी हम एक रेफरेंस डिसाइड करते हैं। लोगों ने रेफरेंस डिसाइड करा, रेफरेंस क्या डिसाइड करा? वंस एंड फॉर ऑल फिजिक्स वालों ने सबने मिल बैठ कर एक पार्टी करी, और जब वो पार्टी कर रहे थे तो उस पार्टी में उन्होंने डिसाइड करा, ठीक है, सब लोग बैठ कर डोमिनोज पे पिज़्ज़ा पार्टी कर रहे थे, आज से 200-200 साल पहले, 200-300 साल पहले।
तो सब लोग डोमिनोज से बैठ के पिज़्ज़ा पार्टी कर रहे थे और जब डिस्कशन चल रहा था तो डिस्कशन में ये कंक्लूजन निकला डिस्कशन में अभी ये पार्टी किसने दी थी, न्यूटन ने दी थी, गैलीलियो ने दी थी, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, भूल जाओ ना, ठीक है? जिसने भी दी हो पार्टी, ठीक है? आपने तो नहीं दी थी ना पार्टी, बस फिर इधर देखो। तो आपको बस एक चीज़ समझनी है कि रेफरेंस डिसाइड हुआ कि भई जब 2 चार्ज इनफाइनाइट सेपरेशन पर होंगे। कहाँ लिखें? कहीं जगह ही तो नहीं है। चलो यहाँ लिखते हैं देखो, 2 चार्ज जब इनफाइनाइट सेपरेशन पर होंगे, आप खुद ही समझ जाओगे। देखो ये 2 चार्ज हैं, Q1 और Q2। अब मुझे बताओ कि जब ये डिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, तो मुझे बताओ इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हम रेफरेंस में क्या लेते हैं? इनफाइनाइट सेपरेशन पे हम क्या लेते हैं? अगर दोनों चार्जेस के बीच में इनफाइनाइट डिस्टेंस है, तो हम मानते हैं अब इस सिस्टम की कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, ये रेफरेंस है, जीरो मानते हैं, ये रेफरेंस लिया है हमने, ठीक है? ऐसा समझ लो कि एक चार्ज चला गया आईआईटी दिल्ली और दूसरा चला गया आईआईटी चेन्नई, क्या होगा बताओ? दोनों के बीच में डिस्टेंस कैसा हो जाएगा? दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस कैसा हो जाएगा बताओ? हैं? और दूर भेज दें क्या? ठीक है, और दूर कहाँ भेजेंगे बताओ? चलो ठीक है, जहाँ भी समझना है समझ लो, मतलब डिस्टेंस बढ़ गया है ना, एक चार्ज आईआईटी दिल्ली पहुंच गया, एक चार्ज आईआईटी चेन्नई पहुंच गया, तो बस वही पोटेंशियल एनर्जी जीरो। समझ में आ रही है बात? उनके लिए डिस्टेंस ज़्यादा हो गया, बहुत इनफाइनाइट डिस्टेंस हो गया वो रेफरेंस। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी क्या लेंगे? जीरो लेंगे। तो ये होता है रेफरेंस। रेफरेंस लिया जाता है ये कि रेफरेंस is when r tends to infinity, potential energy of the system will be considered as zero. This is all our reference. अब एक काम करो, स्टोरी तो आगे भी कंटिन्यू करनी थी मुझे, पर पहले इतना नोट करो यार, जगह नहीं है, नोट करो फिर अपन आगे समझते हैं।
चलिए नोट कर लिया होगा। अब इसके बाद की स्टोरी समझते हैं। अब इसके बाद की स्टोरी ये है कि अगर मैं इस रेफरेंस का यूज करता हूँ, सपोज मैं इस रेफरेंस का यूज करता हूँ, तो इस रेफरेंस के यूज से अब मेरा काम आसान हो गया। देखो कैसे आसान हो गया। दिख रहा है यहाँ पर? ठीक है, तो देखो, अगर मैं इस फॉर्मूले में R2 को रख दूं इन्फानाइट, तो मुझे पता है पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। तो अगर R2 को इन्फानाइट रखने पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो रही है, तो बताओ R1 डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी? U1 कैसे निकालेंगे? ये वैल्यू रख दो इस फॉर्मूले में, तो बताओ क्या आएगा? U2 जीरो हो गया, जीरो माइनस U1, तो जीरो माइनस U1 क्या होगा? -U1। जीरो माइनस U1 इक्वल टू कितना आएगा? K Q1 Q2 वन बाय इन्फिनिटी कितना होता है? वन बाय इन्फिनिटी जीरो माइनस वन बाय R1। तो वन बाय इन्फिनिटी जीरो हो गया क्योंकि R2 जीरो इन्फिनिटी है। वन बाय इन्फिनिटी जीरो माइनस वन बाय R1, तो ये जाएगा इंटू माइनस वन बाय R1। माइनस वन बाय R1 माइनस माइनस कैंसिल कर दो तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? तो इसका मतलब अब कल से अगर हमें दो चार्ज, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, एक बार में याद कर लेना। कल से अब अगर हमें ये दो चार्ज इन्फाइनाइट डिस्टेंस पर दिखे, ये देखो इन्फाइनाइट डिस्टेंस पर है, कितनी एनर्जी लेंगे इसकी? पोटेंशियल एनर्जी कितनी लेंगे? जीरो, रेफरेंस है। और अगर ये R1 डिस्टेंस पर दिखे तो कितनी लेंगे? R1 डिस्टेंस पर दिखे तो कितनी लेंगे? R1 डिस्टेंस पर आ गई ना पोटेंशियल एनर्जी, बताओ कितनी लेंगे? अब वो दोनों चार्ज अपने होम टाउन आ गए। IIT दिल्ली वाला भी होम टाउन आ गया, उसका होम टाउन भी इंदौर था। IIT चेन्नई वाले जो है वो भी इंदौर आ गए, अब दोनों का होम टाउन इंदौर था। अब वापस सिस्टम के पास क्या आ गई? पोटेंशियल एनर्जी आ गई या नहीं आई? बताओ जल्दी से। तो अब सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? R1 डिस्टेंस पर होगी K Q1 Q2 बाय R1। ये है फॉर्मूला ऑफ द डे। आज का हमारा फॉर्मूला ऑफ द डे, हैशटैग कंसेप्ट, हैशटैग फॉर्मूला ऑफ द डे, ये आज का हमारा फॉर्मूला था। हैशटैग वैसे यूज करते हो नहीं करते हो इंस्टा वगैरह पर? है क्या बजिया वजह इसमें? ये बजिया, हाँ। हम्म, अच्छा इंस्टा यूज ही नहीं करते, चलो बहुत बढ़िया, गुड, वेरी गुड, अच्छी लाइफ है। ठीक है, फॉर्मूला ऑफ द डे ये फॉर्मूला है जिसके साथ हम आज की स्टोरी एंड करेंगे। इस फॉर्मूले की बाकी कहानी, कहानी बची है अभी, बाकी कहानी हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट बार। वो ऑल टुगेदर एक डिफरेंट स्टोरी होगी, इससे क्वेश्चन। चलो, तो क्या हम यहाँ तक सब कुछ समझ चुके हैं? आज जितना पढ़ा हमने, बढ़िया। तो अब इसके बाद हम लोग आगे नेक्स्ट पर कंटिन्यू करेंगे। गुड बाय एंड टेक केयर।